अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो नॉवल डिस्कस कर रहे हैं वो है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जिसको लिखने वाले हैं सर चार्ल्स डिकन। अब तक हम लोगों ने इस नॉवल के टोटल 4 लेक्चर्स बनाए। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की सर चार्ल्स डिकन कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका राइटिंग स्टाइल कैसा था, उनके इंपॉर्टेंट थीम्स, इंपॉर्टेंट वर्क्स, कंप्लीट सर चार्ल्स डिकन एज अ राइटर हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। देन हमने बात की अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के इंट्रोडक्शन की, जिसमें हमने डिस्कस किया टाइटल, सिग्निफिकेंस और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फ्रेंच रेवोल्यूशन, करेक्टर लिस्ट, इंपॉर्टेंट थीम्स, इंपॉर्टेंट सिंबल्स को। इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में समरी को डिस्कस करना शुरू कर दिया, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर यानी कि जो हमारा 4th लेक्चर था उसमें अ टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकन की बुक 1 रिकॉल टू लाइफ को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इनकी बुक 2 द गोल्डन थ्रेड को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हमारा जो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड कर दूं कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने तो पहले वो सुन लें, ताकि आप सीक्वेंस से इन लेक्चर्स को सुन के प्रॉपर वे में इस नॉवल के ऊपर अपनी ग्रिप कर लें, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, कोई भी कन्फ्यूजन आपकी बाकी ना रहे, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ डिस्कस करती रहती हूँ। तो अगर आपने सीक्वेंस से लेक्चर सुने होंगे तो आप प्रॉपर वे में इस नॉवल को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस लिंक के थ्रू उन लेक्चर्स तक अप्रोच कर सकते हैं। एनी हाउ, आज का लेक्चर करते हैं शुरू। बुक 2 की ओपनिंग होती है टेल्सन बैंक से, और बुक 1 की एंडिंग कहाँ पे हुई थी, जब सर अलेक्जेंडर मैनेट को उनकी बेटी और मिस्टर लोरी वापस ले आए थे उनके घर पे। ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करवा लिया गया था, उनकी रिजेक्शन करवा दी गई थी। और बुक 2 जो है द गोल्डन थ्रेड, ये शुरू हो रही है 5 ईयर्स लेटर। इवन के पहले चैप्टर का नाम भी यही है 5 ईयर्स लेटर, यानी कि 1780 में इस बुक की बिगिनिंग हो रही है, ओपनिंग हो रही है। और बुक 1 की ओपनिंग हुई थी 1775 में। ठीक है, तो 5 ईयर्स लेटर यानी कि 1780 में बुक 2 शुरू हो रही है। बुक 2 के अंदर टोटल 24 चैप्टर्स हैं और ये लॉन्गेस्ट पार्ट है पूरे नॉवल का। ओपनिंग पे हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन आएगी वो टेल्सन बैंक की आएगी। टेल्सन बैंक की 2 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच इंग्लैंड में है तो दूसरी पेरिस में भी है। ओपनिंग पे बताया गया टेल्सन्स बैंक बाय टेम्पल बार वाज एन ओल्ड फैशन प्लेस इवन इन द ईयर 1780. It was very small, very dark, very ugly, very incommodious. Incommodious means uncomfortable. तो इसकी अपेयरेंस बता के नॉवल में बताया गया है कि जो इसकी डार्कनेस है, उसका जो डिस्कम्फर्ट है, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग, जो वर्कर हैं टेल्सन बैंक के, उनको ये बड़ा पसंद है, वो बड़ा लाइक करते हैं इस एनवायरनमेंट को। टेल्सन बैंक के अंदर एक पर्सन है जेरी क्रंचर। जेरी क्रंचर वही पर्सन है जिसने मिस्टर लोरी को लेटर दिया था, मैसेज डिलीवर किया था। एनी हाउ, जेरी क्रंचर है वो एक ऑड जॉब मैन है, एक ओकेजनल पोर्टर है एंड मैसेंजर है। जेरी क्रंचर कौन है? बेसिकली ये रिजरेक्शन मैन के तौर पे भी काम करता है। ये इसकी साइड जॉब है जो किसी को मोस्टली नहीं पता है। ये क्या करता है, कब्र खोदता है, कब्र खोद के जो डेड बॉडीज होती हैं उनके अंदर उनको निकालता है, और उनको निकाल के जो उनके बॉडी के पार्ट्स होते हैं साइंटिस्ट को सेल करता है। स्टोरी में अभी तो ये रिवील नहीं हुआ था, ये आगे जाके सीन रिवील होना था, लेकिन मैंने कैरेक्टर का नाम लिया, मैंने साथ साथ कैरेक्टर को भी आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि इस कैरेक्टर का ये रोल है इसके अंदर। और ये क्या है, ये इसका साइड बिजनेस है। लेकिन जिस जगह अभी ये टेल्सन बैंक पे काम कर रहा है, टेल्सन बैंक के अंदर ये एज अ मैसेंजर काम कर रहा है, एज अ ओकेजनल पोर्टर काम कर रहा है, लोगों के मैसेजेस इधर उधर डिलीवर करता है। वाइट फ्राइज नेम की एक प्लेस है, वहाँ पे एक छोटा सा अपार्टमेंट है। उस अपार्टमेंट के अंदर ये जेरी क्रंचर रहता है अपनी वाइफ के साथ, और हर टाइम इसको अपनी वाइफ के ऊपर शक होता है कि इसकी वाइफ जो है वो इसके खिलाफ बददुआएं करती है, और वो बददुआएं करती है ताकि इसका बिजनेस चले, ताकि ये फर्दर तरक्की ना कर सके, ये कामयाब ना हो सके। ये इसको शक रहता है 24 आवर्स अपनी वाइफ के ऊपर। और एक्चुअली में जो जेरी क्रंचर है, उनकी वाइफ जो है वो सुपरस्टिशियस नेचर की हैं, और इसके अलावा वो हर टाइम लाइक रिलीजियस नेचर की भी हैं, प्रे करती रहती हैं, दुआ वगैरह मांगती रहती हैं। ये उनका रोल दिखाया गया हुआ है, रिलीजियस नेचर दिखाई गई हुई है। ऑन कंट्रेरी जो जेरी क्रंचर है वो समझता है कि वो उसके खिलाफ बददुआएं करती है, उसको बुरा, उसके खिलाफ बुरा भला चाहती है, वो उसका भला चाहती ही नहीं है। तो इसी बेस पे ये अपनी वाइफ को अब्यूज करता रहता है।
यहाँ पे हमारे पास फेमिनिज्म का एलिमेंट भी आ रहा है कि मेल जो है वो अपनी वाइफ को मार भी रहा है, मेल जो है अपनी वाइफ पर डोमिनेंट भी हो रहा है और उसको अब्यूज़ भी कर रहा है। और इवन के जेरी क्रंचर का बेटा यंग क्रंचर, अब उसका क्या रोल है, वो अपने फादर को बड़ा आइडलाइज करता है, फादर के फुटस्टेप पे चलता है। अब उसके फादर ने क्या कहा, उसके फादर ने अपने बेटे को कहा कि जब भी तुम्हारी मम्मा ऐसे प्रे करेंगी तो तुमने इसको रोकना है, तुमने मुझे बताना है। और उसका बेटा यही रोल अदा करता है कि जब भी इसकी मदर दुआ करने की कोशिश करती या प्रे करने की कोशिश करती तो वो जाके अपने फादर को अपने मदर का ये वाला एक्ट रिवील करके आता था कि अब्बू अम्मी फिर से दुआएं मांग रही है। इसके बेटे की एज 12 साल थी। राइटर ने यूज़ किया अ ग्रीसली अर्चिन ऑफ 12, यानी कि एक हॉरर लुक पर्सन था 12 साल का, एक हॉरर लुकिंग काइंड ऑफ मंकी लाइक इसकी अपीयरेंस थी। अब जेरी क्रंचर ये ग्रेव डिगिंग करता था, ये तो इसके बेटे को नहीं पता था। अब होता क्या था, जो इसका यंग बेटा यानी कि यंग क्रंचर था अपने फादर को उसके काम की तरफ फॉलो करता था, यानी कि फादर टल्सन बैंक जा रहा है तो इसके साथ साथ जाया करता था। लेकिन ये बड़ा परेशान होता था कि मेरे जो फादर है उनके कपड़ों के ऊपर रस्ट कहाँ से आती है, जबकि जो फादर है उनकी जॉब तो कोई ऐसी नहीं कि कोई रस्ट वहाँ पे मौजूद हो टल्सन बैंक के अंदर, लेकिन जब भी ये वापस आते हैं हमेशा रस्टी होते हैं। जैसा कि लिखा है, ऑल व्हाट्स रस्टी, हिज फिंगर्स इज ऑलवेज रस्टी, muttered young Jerry, where does my father get all the iron rust from? ये एक कोटेशन थी। और बैक में मैंने आपको क्लैश का बताया कि मिस्टर एंड मिसेस क्रंचर के दरमियान में हमेशा क्लैश रहता था। तो मिसेस क्रंचर कहती हैं आई वॉज ओनली सेइंग माई प्रेयर्स, जबकि मिस्टर क्रंचर कहते हैं कि मैं एक ऑनेस्ट ट्रेड मैन हूँ। जबकि ये एक आयरॉनिकल लाइन है, वो एक ऑनेस्ट ट्रेड मैन नहीं थे। वो क्या करते थे, ग्रेव डिगिंग करते थे, कब्र खोद के जो डेड बॉडीज थी उनके पार्ट्स निकाल के डॉक्टर्स को सेल किया करते थे, साइंटिस्ट को सेल किया करते थे, जो कि एक ऑनेस्ट एक्ट नहीं था। एनी हाउ, इनका काम क्या था टल्सन बैंक के अंदर, मैसेजेस को डिलीवर करना। अब एक दिन क्या होता है, टल्सन बैंक के अंदर एक ओल्ड क्लर्क होता है टल्सन के अंदर, वो जेरी क्रंचर को आके एक मैसेज डिलीवर करता है और वो कहता है कि आपने ये मैसेज मिस्टर लोरी हैं, वो ओल्ड बेले में है, उनको जाके डिलीवर करना है। ओल्ड बेले बेसिकली एक कोर्ट का नाम है, एक क्रिमिनल कोर्ट, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक केस चल रहा है, वो है चार्ल्स डार्ने का केस है। चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन यहाँ पे दो हम शक्ल दिखाए जाएंगे हमें मूवी के अंदर और इस नॉवल के अंदर, सॉरी, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दोनों हम शक्ल है। एनी हाउ, इनका रोल क्या है मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी ये बता रही हूँ कि चार्ल्स डार्ने ये पर्सन जो है, इसका केस चल रहा है ओल्ड बेले में, जहाँ पर मिस्टर लोरी भी प्रेजेंट हैं। ठीक हो गया। तो अभी क्या हुआ, एक ओल्ड क्लर्क आया टल्सन बैंक में, उसने जेरी जो कि टल्सन बैंक में काम ही करता है, उसने जेरी क्रंचर को एक मैसेज दिया और कहा कि आपने मिस्टर लोरी को ये मैसेज डिलीवर करना है। मिस्टर लोरी जो है वो ओल्ड बेले में है, जहाँ पे चार्ल्स डार्ने का केस चल रहा है। और ये जो मैंने कोटेशन कोट की है, बेसिकली ओल्ड क्लर्क जो है टल्सन के अंदर, ये कहता है जेरी को कि तुम्हें पता है कि वो जो ओल्ड बेले है उसके बारे में। ये क्लर्क पूछता है किससे, क्रंचर जेरी से। एनी हाउ, ओल्ड क्लर्क से मैसेज लेके निकल गया क्रंचर, जेरी क्रंचर ओल्ड बेले की तरफ। अब वहाँ जाके वो जो मैसेज लेके गया है, वहाँ पे देख रहा है कि ट्रायल चल रहा है। ट्रायल चल के इसको यकीन होता है कि जो केस चल रहा है ना, किसी गद्दारी के बारे में, धोखेबाजी के बारे में चल रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे गद्दारी हुई तो गद्दार को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब होता क्या है, अब कोर्ट रूम के अंदर यहाँ पे चार्ल्स डार्ने को लाया जाता है, जो कि एक यंग जेंटलमैन प्रिजनर है, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है स्क्रीन पे। इसको लाया गया कोर्ट रूम में। जब ये आया तो सारे के सारे इसको देखना शुरू हो जाते हैं। जब डार्ने एंटर होता है तो उसको किसी भी किस्म का गिल्ट नहीं होता कि उसने कोई क्राइम कमिट किया है। और जब वहाँ पे आता है, वहाँ पे देखता है वहाँ पे दो लोग मौजूद थे, एक थे डॉक्टर मैनेट और दूसरे थे उनकी बेटी जिसका नाम है लूसी। ये दोनों उस टाइम पे उस ट्रायल के अंदर मौजूद थे, जो कि विटनेस होने वाले थे इसकी प्रोसिक्यूशन के। अच्छा, मैंने नेम लिया चार्ल्स डार्ने। मैं थोड़ा सा इसके कैरेक्टर को बता दूं कि ये है कौन। ये बेसिकली अबाउट 5 and 20 यानी कि 25 ईयर्स का, वेल ग्रोन एंड वेल लुकिंग विद अ सनबर्न चिक एंड अ डार्क आई, ये इसकी अपीयरेंस है। ये बेसिकली बिलोंग करता है फ्रेंच से, फ्रेंच इमिग्रेंट है जो कि इंग्लैंड में आया है। ये अपनी फ्रेंच
टाइटल और फ्रेंच इनहेरिटेंस को रिनाउंस करके छोड़ कर आया। ये एक्सेप्ट नहीं करता अपने फ्रेंच टाइटल को, अपनी फ्रेंच इनहेरिटेंस को, अपनी जायदाद को छोड़ के ये इंग्लैंड में आया है। और जब ये इंग्लैंड में आया तो इस पे इल्ज़ाम लगाया गया कि ये फ्रेंच का जासूस है, ये स्पाई है, जासूसी कर रहा है और इंग्लैंड की इंफॉर्मेशन फ्रेंच में ये प्रोवाइड कर रहा है। इस पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है और इसी सिलसिले में यहाँ पे ये केस चल रहा है। अब यहाँ पे एक लॉयर है जॉन बर्सार्ड, जो कि फ्रेंड था चार्ल्स डार्ने का, लेकिन ये ऐसा फ्रेंड था जो कि एक धोखेबाज निकला और ये खुद चार्ल्स डार्ने की अगेंस्ट विटनेस बनकर आया है। ये चीफ विटनेस बन के आया है और ये कह रहा है कि चार्ल्स डार्ने जो है ये 5 साल से, मतलब जो इस पे इल्ज़ाम लगाया गया वो यही लगाया गया कि 5 साल से जब से अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ है उस दौरान से लेकर अब तक ये जो इन्फॉर्मेशन है फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान में प्रोवाइड कर रहा है, मतलब फ्रांस की इन्फॉर्मेशन, इंग्लैंड की इन्फॉर्मेशन फ्रांस को दे रहा है। तो ये तो लगा हुआ है इसके ऊपर इल्ज़ाम। अब यहाँ पे एक गवाह को बुलाया गया। नंबर 1 पे है मिस्टर लोरी। उनको बुलाया गया कि चार्ल्स डार्ने के खिलाफ जो है आप कोई एविडेंस दें। तो मिस्टर लोरी कहते हैं कि डार्ने वो आदमी है जो कि मिडल ऑफ द नाइट एट क्लाइस ऑन द वे फ्रॉम द फ्रांस टू इंग्लैंड, ये हमारे इसको मैंने रास्ते में देखा था। यानी कि हुआ ऐसा था कि जब 5 साल पहले डॉक्टर मैनेट और मिस मैनेट और मिस्टर लोरी डॉक्टर मैनेट को फ्रांस से इंग्लैंड लेके जा रहे थे, तो बाय चांस उसी जगह पे जिस जगह से वो जा रहे थे वहाँ पे इनकी मुलाकात मिस्टर चार्ल्स डार्ने से हुई थी। ठीक है, तो ये उसी इंसिडेंट को रिकॉल कर रहे हैं यहाँ पे कि उसी इंसिडेंट्स में क्या हुआ था। मिस्टर लोरी बता रहे हैं कि मैंने बोर्ड पे मिडल ऑफ द नाइट में क्लास CALAIS इस प्लेस पे चार्ल्स डार्ने को देखा था जो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे। ठीक है, ये किसने बताया? लोरी ने। इसके बाद आती है मिस मैनेट जिनका नाम लूसी है। वो आती है, वो कहती हैं कि चार्ल्स डार्ने ये वो पर्सन था जिसने हम लोगों को ट्रैवलिंग के दौरान बताया था कि ये एक अज्यूम नेम के साथ एक डेलिकेट बिजनेस पे जा रहा है। लूसी को लगता है कि जो ये बातें बोल रही हैं इन बातों से ये पर्सन चार्ल्स डार्ने बच जाएगा, वो किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा मेरा बोलना, ये मेरे एविडेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। हालांकि एविडेंस जो बोल रही थी वो इन रियलिटी उसके खिलाफ जा रहे थे कि एक पर्सन जो ट्रैवलिंग में कहता है कि मैं अज्यूम्ड नेम के साथ एक डेलिकेट बिजनेस पे जा रहा हूँ। एनीहाउ लूसी जो थी वो चाहती थी कि चार्ल्स डार्ने बच जाए। डॉक्टर मैनेट को बुलाया जाता है, वो कहते हैं कि हाँ मैं इस आदमी को जानता हूँ। बहरहाल केस पे डिबेट चल रही होती है कि ये लाइक पर्सन स्पाई है या नहीं है। तो उस दौरान पे मिस्टर कार्टन, ये पिक्चर में जो दूसरा पर्सन है, इनकी आइडेंटिटी सामने रिवील होती है। इनके मुंह से जो इनका हैड था उसको हटाया जाता है तो लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि दोनों पर्सन आपस में ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। दोनों की आपस में आइडेंटिटी मैच करती है, लुक मैच करती है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। और जो पर्सन सपोर्ट कर रहे होते हैं डार्ने को वो होते हैं मिस्टर स्ट्रेवर। और ये रिवील करते हैं कि जो बर्सार्ड है जिसने डार्ने के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया है, एक्चुअली में वो खुद एक ट्रेटर है, वो खुद एक गद्दार है, वो खुद एक स्पाई है, जासूस है। एनीहाउ जिस दौरान ये केस चल रहा होता है उस दौरान लूसी वो बेहोश हो जाती है, उसको कोर्ट हाउस से बाहर लेके जाया जाता है। मिस्टर लोरी जो है वो जेरी को कहते हैं जो भी जजमेंट यहाँ पे दी जाएगी, जो फाइंडिंग्स दी जाएंगी इस केस की, वो तुमने टेल्सन में लेके जानी है। फिर जेरी को एक पेपर मिलता है, उस पेपर पे लिखा होता है कि जो डार्ने हैं ही इज़ एक्विटेड, मतलब कि वो इनोसेंट प्रूव होता है और कोई भी उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज नहीं होता। ही इज़ फ्री फ्रॉम द क्रिमिनल चार्ज। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक नाम लिया था सिडनी कार्टन का। मैंने कहा था बाद में बताती हूँ कौन है। ये बेसिकली एक लॉयर है जो कि लंदन से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी लाइफ को अल्कोहलिज्म में और वाइस में, बुराइयों में इंडल्ज कर लिया। ये इस नॉवल के प्रोटैगोनिस्ट भी हैं, मेन कैरेक्टर भी हैं। बाय अपीयरेंस बिल्कुल चार्ल्स डार्ने जैसे हैं ये, और ये मिस्टर स्ट्रेवर के एक लीगल एडवाइज़र भी हैं। मैंने डॉक्टर मैनेट का नेम लिया था। डॉक्टर मैनेट बेसिकली एक पैरिसियन डॉक्टर थे जिनको बैस्टिल के अंदर 18 साल के लिए बंद रखा गया, और हमने देखा जब प्रीवियस हम लोग लेक्चर पढ़ रहे थे तो उनको 18 साल बाद उस जेल से आज़ाद करवाया गया, फ्री करवा के वापस लेके लाए गए थे इंग्लैंड में।
ये एक लविंग फादर हैं और इनके डॉटर का नाम लूसी मैनेट है। लूसी मैनेट कौन है? जो कि इनकी बेटी हैं और इनकी बर्थ फ्रांस में हुई थी, लेकिन बाद में जब इनके फादर को इम्प्रिजन कर लिया गया था तब यंग एज में ही इनको लंदन में ले आए थे और ये टेल्सन बैंक के अंदर एज अ वार्ड एक्ट करती हैं, काम करती हैं। और जब तक मिस्टर लॉरी ने इनको नहीं बताया था कि इनके फादर जिंदा है तो ये यही सोचती थी जैसे कि ये ऑर्फन है, इनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, इनको यही लगता था। मैं साथ साथ करैक्टर को रिकॉल करवा रही, रिवाइज करवा रही हूँ आपको, और आपके माइंड में स्केच जो है वो क्लियर रहे इनका। और केस कुछ यूँ हुआ था कि जब डॉक्टर मैनेट को लूसी और मिस्टर लोरी वापस लेके आ रहे थे तो वहाँ पे इनकी चार्ल्स डार्ने से मुलाकात एक दफ़ा हो चुकी हुई है और दोबारा कहाँ पे हो रही है? इस कोर्ट में हुई है। अब कोर्ट में फैसला क्या दिया है? अदालत ने चार्ल्स डार्ने को इनोसेंट करार दे दिया है, फ्री करार दे दिया है कि हाँ ये स्पाई के तौर पे एक्ट नहीं कर रहे हैं। और इनका केस लड़ने वाले कौन थे? मिस्टर स्ट्रीवर थे इनका केस लड़ने वाले। और लूसी कितने साल की है? मोर देन 20 यहाँ पे लिखा हुआ बुक के ऊपर। अ यंग लेडी ऑफ लिटल मोर देन 20 एंड अ जेंटलमैन हु वाज एविडेंटली हर फादर। जो फादर की लाइन थी उसमें लूसी के फादर की बात की गई थी और लूसी जो है उसको मोर देन 20 कहा गया है। एनी हाउ इनके फ्री होने के बाद डॉक्टर मैनट, लूसी, मिस्टर लोरी और दूसरे सोलिसाइटर्स जो थे डिफेंस में थे और मिस्टर स्ट्रीवर सब के सब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं डार्ने को ऑन हिज एस्केप फ्रॉम डेथ। मिस्टर कार्टन इसके बाद बात करते हैं मिस्टर डार्ने से, उनसे कहते हैं मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। ये दोनों एक डाइन मतलब एक टावर में बैठकर इकट्ठे खाते पीते हैं, बातचीत करते हैं। और फिर जब डार्ने चला जाता है वहाँ से तो मिस्टर कार्टन खुद को शीशे में देखता है और ये कहता है कि ये डार्ने के जैसा नहीं है, ये डार्ने से रिजेंबल बहुत करता है लेकिन फिर भी ये डार्ने जैसा नहीं है। ये अपने आप को तबाह कर चुका हुआ है लेकिन इसको डार्ने से नफरत हो रही होती है। और क्यों हो रही होती है? क्योंकि डार्ने की जो लुक है वो इंस्पायर कर रही होती है मिस मैनेट को। और इवन के इस चैप्टर के अंदर चैप्टर 5 द जैकल जिसकी हम बात करें करंटली, उसके अंदर जैकल का वर्ड यूज़ किया गया हुआ है सिडनी कार्टन के लिए। ये पिक्चर देख रहे हैं, इसको जैकल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को इतना अगली बना के रखा हुआ है, इतना डिस्ट्रॉयर बना के रखा हुआ है, सिर्फ शराब पीता रहता है, अल्कोहलिज्म की तरफ पड़ गया हुआ है इसीलिए। और इवन के मिस्टर स्ट्रीवर्ट जो है, जो सिडनी कार्टन के दोस्त हैं, वो भी अल्कोहलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं वो भी। ठीक है, तो बोथ आर अल्कोहलिक पार्टनर्स एज वेल। ठीक है, और स्ट्रीवर के मतलब स्ट्रीवर का जैकल कहा गया हुआ सिडनी कार्टन को। जैसे एक लाइन है, द जैकल loosened his dress, went into an adjoining room and came back with a large jug of cold water, a basin and a towel or two. ये लाइन क्या है? ये लाइन सिर्फ और सिर्फ जैकल वर्ड को हाईलाइट करने के लिए मैंने बताई है, जिसमें ये जैकल का वर्ड सिडनी कार्टन के लिए यूज हुआ है। एनी हाउ हुआ क्या था? हुआ पहले ये था कि डार्नी चला गया और डार्नी को जब चार्ल्स डार्नी जब चला गया तो उसको सिडनी कार्टन नफरत करा था। किस बेस पे? फॉर इंस्पायरिंग मिस मैनेट टू लुक एट हिम विद सच कंपैशन, इसी बेस पे। अब इसके बाद स्टोरी में बताया जा रहा है कि जो मिस्टर स्टीवर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिज्म की तरफ प्रोन है, काफ़ी अल्कोहल पीते हैं और ये ड्रिंकिंग कंपेनियन है मिस्टर कार्टन के। और ये दोनों स्टूडेंट्स रहे हैं, फेलो रहे हैं पेरिस के अंदर। इन दोनों में एक सिमिलैरिटी वो क्या है? ड्रिंकिंग करना। लेकिन बाकी इन दोनों के करेक्टर के अंदर डिससिमिलैरिटी है। मिस्टर कार्टन जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, एक सक्सेसफुल मैन नहीं बन पाए, एक फेलियर मैन बन के रह गए। ऑन द अदर हैंड जो मिस्टर स्ट्रीवर थे उन्होंने स्ट्रगल की अपनी लाइफ के अंदर और वो एक सक्सेसफुल मैन, एक सक्सेसफुल लॉयर बने। अब दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते करते मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं मिस मैनेट की, जबकि कार्टन जो है वो डिनाई कर देता है इस चीज़ को और वो कहता है शी वॉज नथिंग बट अ गोल्डन हेयर डॉल। और ये जब बातें करे तो बैठे कहाँ पे हुए हैं? मिस्टर स्टीवर्ट के घर पे। एनी हाउ जब ये बातें कर रहे हैं तो बातें करने के बाद मिस्टर कार्टन उनका घर छोड़ के चले जाते हैं, वापस अपने घर में आते हैं और आके सिरहाने पे सर रखते हैं, रोते हैं, सो जाते हैं। इट्स पिलो वॉज वेट, इट्स वेस्टेड टीयर्स, कि जो आंसू हैं वो तो ज़ाया ही हो रहे हैं। डिपेंड कर रहे हैं, पछता रहे हैं किस चीज़ पे? उस चीज़ से खौफ खा रहे हैं कि इसको एक दफ़ा लाइफ में ऑनरेबल ग्लोरीज मिली थी लेकिन अब क्या हो गई हैं? वो सब कुछ इससे दूर हैं। नाउ
आउट ऑफ हिज रीच, अब उसकी पहुंच तक नहीं है इनकी जो ग्लोरीज थी इनकी लाइफ में। तो मिस्टर कार्टन का कैरेक्टर जो है ना सिंपैथेटिक किस्म का दिखाया गया कि रीडर को इनसे सिंपैथी होती है। ये खुद लाइक अब्सर्ड दिखाए गए हैं, जो लाइफ गुजरी तो बस गुजार रहे हैं, अपनी लाइफ के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे हैं, बस चल रहे हैं। पहले एक लॉस हो गया, लॉस कैसे हुआ, अल्कोहलिज्म की बेस पे हुआ, अपने आप को संभाल नहीं पाए, अल्कोहलिक हो गए, प्रोन टू अल्कोहल हो गए, अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। लेकिन वो जो ग्लोरीज थी लाइफ की इनसे दूर हो गई। फिर भी इनकी होने की बेस पे रिजरेक्शन का एलिमेंट आता है, किस तरह से इन्होंने चार्ल्स डार्ने को केस में बचाया। बचे कैसे? क्योंकि इन दोनों की जो फेस थे वो सिमिलर थे, सिमिलर आइडेंटिटी, सिमिलर फेस होने की बेस पे ये चार्ल्स डार्ने को बचा पाए कोर्ट रूम के अंदर। और इसके बाद यही चीज़ हम आगे भी देखेंगे पार्ट, जब हमने बुक 3 पढ़नी है ना उसके अंदर भी, कि अगेन ये सेवियर बन के आएंगे चार्ल्स डार्ने के। तो इनका करैक्टर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 4 माह के बाद, ट्रायल के 4 माह बाद मिस्टर लोरी आते हैं मिस मैनेट के घर पे, उनके साथ बैठ के इकट्ठे देर डाइंस इकट्ठे खाना खाते हैं। मिस्टर मैनेट जो है वो सोहो में रहते हैं। सोहो बेसिकली चार्मिंग पार्ट है लंदन का। डॉक्टर मैनेट जो है उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस थी मेडिकल की वो दोबारा शुरू कर दी है घर के बाहर, और बड़े कंफर्टेबली रह रहे हैं। और साथ ही साथ मिस प्रोस हैं जो इनके घर पे होती हैं। ये ल्यूसी मैनेट की लॉयल रेड फेस्ड मेड है, काफ़ी ज़्यादा लॉयल दिखाई गई हैं, सिंसेयर दिखाई गई हुई हैं। मिस प्रोस और डॉक्टर मैनेट आपस में बातें करते रहते हैं, लेकिन मिस प्रोस जो है वो अभी अपसेट हैं। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मिस मैनेट से एक के बाद एक कोई ना कोई लड़का मिलने के लिए आ रहा है, तो मिस प्रोस इस चीज़ को लाइक नहीं करती हैं। अब वो लड़का कौन? उनके अंदर सिडनी कार्टन भी था, उनके अंदर चार्ल्स डार्ने भी था। तो मिस जो प्रोस है वो कहती हैं, आई डू नॉट वॉन्ट डजन्स ऑफ पीपल who are not at all worthy of Lady Bird to come here looking after her, said Miss Prose। ये मिस प्रोस कहती हैं। और मिस प्रोस ये बात किससे कर रही हैं? ये मिस्टर लोरी से कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे एक करेक्शन कर दूँ, जो डॉक्टर मैनेट थे वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे, ये घर से बाहर थे, घर पे नहीं थे और कंफर्टेबली अपनी लाइफ गुजार रहे थे। घर पे कौन आया? मिस्टर लोरी आए थे, और मिस्टर लोरी और मिस प्रोस ये आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। तो उनसे बातें करते हुए कहती है मिस प्रोस कि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे जो है ना डजन ऑफ पीपल आए बार बार। लेडी बर्ड ये कहती हैं लूसी को, उसको मिलने के लिए। तो जो मिस्टर लोरी हैं वो जान जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिवोशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखती है इसकी लाइफ के अंदर ये लूसी। फिर मिस्टर मैनेट मिस प्रोस से पूछते हैं कि डॉक्टर मैनेट उस आदमी को जानते हैं जिन्होंने इनको जेल में पहुंचाया था और काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रखा। फिर मिस प्रोस कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है वो जानते हैं, ही डज। एनी हाउ जब ये बातें कर रहे होते तो बातें करते करते कुछ देर बाद वहाँ पे डॉक्टर मैनेट और लूसी आ जाते हैं। फिर डार्ने भी इनके घर में आता है। फिर कुछ देर बाद मिस्टर कार्टन भी आते हैं और ये सब आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो इसके बाद जो स्टोरी की नरेशन है वो फ्रांस की तरफ कन्वर्ट हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। और बात की जाती है मॉन्सिनियर कहते हैं मोस्ट पावरफुल पर्सन इन फ्रांस। ठीक है, तो ये बेसिकली या फिर आर्कबिशप या बिशप या कार्डिनल के लिए या प्रिंस के लिए टाइटल यूज किया जाता है मॉन्सिनियर। बताया जाता है कि जो मॉन्सिनियर इज अ पावरफुल लॉर्ड ऑफ फ्रांस हु होल्ड्स रिसेप्शंस एवरी 2 वीक्स इन हिज होटल इन पेरिस। ये मोस्ट पावरफुल पर्सन है जो कि फ्रांस से बिलोंग करता है। इसका नाम है, ये एवरमोंट फैमिली से बिलोंग करता है। मार्क एवरमोंट इसका नेम है। प्राउड और ब्रूटल फ्रेंच अरिस्टोक्रेट से बिलोंग करता है, जो लोअर क्लास के लिए कोई भी रिगार्ड शो नहीं करता। यहाँ पे मार्क्सिस्ट एलिमेंट भी आ जाएगा कि एक अपर क्लास फैमिली का बंदा है, अरिस्टोक्रेट है, लोअर क्लासेस के लिए कोई भी रिस्पेक्ट या कोई भी रिगार्ड शो नहीं करता। इसका एक ट्विट ब्रदर था जिसकी डेथ हो चुकी है, उसका नाम है, सॉरी नेम नहीं, वो बेसिकली चार्ल्स डार्ने का फादर था। हाँ जी बिल्कुल, चार्ल्स डार्ने जो है वो एवरमोंट फैमिली से बिलोंग करता है। उसने अपनी एवरमोंट फैमिली की इनहेरिटेंस को छोड़ दिया था, अपनी एवरमोंट फैमिली का नेम छोड़ दिया था, अपनी आइडेंटिटी छोड़ दी थी। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उस ब्रूटैलिटी को, उस इनजस्टिस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो उन सबको छोड़कर वो एक डिस्गाइज के अंदर एक डिफरेंट नेम लेके कहाँ आ गया? बेसिकली वो पेरिस में आ गया, इंग्लैंड में आ गया टू कंटिन्यू अ न्यू लाइफ, एक नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ऐसी एरिस्टोक्रेसी को, ऐसी बुराई को, ऐसी वाइसेस को एक्सेप्ट नहीं करता था। वो इस एवरमोंट टाइटल से नफरत करता था। बिल्कुल डिफरेंट नेचर थी इसकी
एवरमोंट फैमिली से। ये हमारे पास स्टोरी में आगे रिवील होगा, लेकिन क्योंकि अभी हम करेक्टर्स को, स्टोरी को क्रिटिकली डिस्कस करें साथ साथ, मैं इसलिए आपको बताती जा रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर रहे। तो एवरमोंट फैमिली से बिलोंग कर रहा है ये, जो अभी मैं जो बता रही थी जिस पर्सन का, मॉन्सिनियर का, कि जिसका नाम है मार्क एवरमोंट, कि इसके जो ट्विन ब्रदर था उसकी डेथ हो चुकी है, जो कि चार्ल्स डार्ने का फादर था। एनी हाउ, ये बहुत पावरफुल लोग दिखाए गए हैं, पावरफुल लॉर्ड दिखाया गया है ऑफ फ्रांस। एनी हाउ, जब हम देखते हैं फ्रांस में स्टोरी चल रही है, तो ये जो मॉन्सिनियर है मार्क डी एवरमोंट, ये अपने कैरेज के अंदर बैठ के उसको राइड करते हुए निकल जाता है घर से। अब जब घर से निकला है तो ये इसकी जो कैरेज थी वो बड़ी रेकलेसली बड़ी तेज़ चल रही है, इतनी तेज़ चलती है कि एक बच्चा इसकी कैरेज के नीचे आके मर जाता है, अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब एक बच्चा गरीब का था, मर गया, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। क्या आ गया, मार्क्सिज्म का एलिमेंट। जिसका बच्चा था उसका नाम था गैस्पर्ड। गैस्पर्ड जो था अपने बच्चे के लिए रोता है और कहते हैं क्या कर दिया आपने, इससे इससे वो इसको मार्क को बोलता है। आगे से मार्क जो है वो क्या करता है, कोल्ड हार्टेड पर्सन, एक गोल्ड का सिक्का, एक सोने का सिक्का देता है उसको, कहता है ये लो। और ज़रा भी अपनी गलती का उसको एहसास नहीं होता, वो कहता है कि लो जी पैसा मैटर करता है, पैसा ही बहुत कुछ है। बच्चे को मार के निकल गया वहाँ से, और वो सिक्का फेंकता है कैरेज से बाहर और निकल जाता है वहाँ से। यहाँ पे दिखाया गया अपर एरिस्टोक्रेट क्लास का एटीट्यूड टुवर्ड्स पुअर पीपल, कि उनके साथ कितना बुरा सलूक करते हैं, जो भूखे हैं उनको खाना नहीं देते। एनी हाउ, ही कंटिन्यूज ड्राइविंग हीज कैरेज, अपना कैरेज के अंदर चलता रहता है। पुअर विलेज से गुजरता है, देखता है वहाँ पे लोग इसको कह रहे हैं कि यहाँ पे इसकी हेल्प चाहिए, नहीं मदद करता। फिर ये एक औरत आती है रास्ते में, इसको औरत मिलती है और वो कहती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और मैं आपसे एक पीस ऑफ वुड चाहती हूँ या फिर कोई स्टोन चाहती हूँ जहाँ पे इसकी ग्रेव के ऊपर मार्क किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मर चुके हैं और उनका कोई भी यहाँ पे नामो निशान ज़मीन पे बाकी नहीं रहा। तो ये क्या करता है, ये उसको भी इग्नोर करता है, उसकी भी बात नहीं सुनता और उसको धक्का देके बगैर कोई जवाब दिए अपने घर में, अपने महल, अपने पैलेस में वापस चला जाता है। और जब ये वापस जाता है, वापस जाके उस रात इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ से पहले एक स्टोरी दिखाई जाती है, वो है चार्ल्स डार्ने की और मॉन्सिन्योर की, यानी कि ये जो हमारे पास अभी मार्क आया था इसकी, एवरमोंट की। चार्ल्स डार्ने और एवरमोंट आपस में बहस कर रहे होते हैं। चार्ल्स डार्ने कहता है मैं रिनाउंस करता हूँ आपके नेम को, मैं रिनाउंस करता हूँ आपकी प्रॉपर्टी को, मैं डिनाई करता हूँ इस इनहेरिटेंस को, मैं सब कुछ छोड़ के मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड, मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा, मैं अपने साथ एवरमोंट नेम कभी भी नहीं लगाऊंगा। डार्ने कहता है देयर फैमिली has done wrong and will pay the consequences. Darnay renounces his property and France. फ्रांस को भी रिनाउंस करता है, प्रॉपर्टी को भी रिनाउंस करता है, और जो मॉन्सिनियर है वो इसका मजाक उड़ाता है और कहता है तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है इंग्लैंड में, तुम कैसे कामयाब होगे। एनी हाउ, ये सब कुछ कह के डार्ने निकल गया वहाँ से। और उसके बाद क्या हुआ, उस रात जिस रात ये सो रहा था, जिस रात इसने एक बच्चे को मारा था, एक औरत को धक्का दिया था, जिस दिन को बच्चे को मारा, औरत को धक्का दिया, घर पे आया, घर पे ये बहस होने के बाद जब ये सोया तो उस रात इसका मर्डर हो गया। मर्डर जब हुआ तो इसके इसको खंजर से मारा गया, जिस चाकू से मारा गया उस चाकू के साथ एक लेटर था, उस लेटर पे लिखा हुआ था ड्राइव हिम फास्ट टू हिज टॉम, दिस फ्रॉम जैक। ठीक है, एक पर्सन ने लिखा, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई, लेकिन वो पर्सन था कौन, बेसिकली वो गैस्पर्ड था। मैं आपको रिवील कर रही हूँ, अभी मैं सस्पेंस सारा खराब करके आपको स्टोरी बता रही हूँ। वो गैस्पर्ड था। गैस्पर्ड ने क्या किया, अपने बच्चे की मौत का बदला लिया और इसको मार दिया। अब इसके बाद स्टोरी शिफ्ट हो रही है वापस इंग्लैंड में। एक साल बाद क्या हुआ इंग्लैंड के अंदर, चार्ल्स डार्ने बैक इन इंग्लैंड, हैप्पीली वर्किंग एज अ ट्यूटर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज वो पढ़ाने लग पड़ा था। और इसको जो लूसी मैनेट थी वो भी पसंद आ गई और इसके फादर से शादी की बात करता है। इसके फादर एग्री हो जाते हैं और ये उसके फादर को अपनी रियल आइडेंटिटी जो है वो भी रिवील करना चाहता है। कहता है मेरी रियल आइडेंटिटी डार्ने नहीं है, मैं कोई और हूँ। तो कहता है कि तुम अभी मत बताना, बाद में बताना। कौन कहता है, डॉक्टर मैनेट कहता है उसको, क्या बाद में बताना अपनी रियल आइडेंटिटी। एनी हाउ, शादी की हाँ हो गई। अब उस रात लूसी जब वापस घर पे आती है तो उसको अपने फादर के रूम से आवाज़ आती है शू मेकिंग की।
ठीक है, यानी कि फर्स्ट शू मेकिंग अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस पेरिस। जब से ये पेरिस में वापस आया था फ्रांस से, तो फर्स्ट टाइम ये शू मेकिंग कर रहा होता है। इसकी बेटी जो है वो डोर नॉक करती है, देन ही स्टॉप्स, वो रुक जाता है। ये क्या, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, उसको अभी भी फिट्स पड़ रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज का, मेंटल ट्रॉमा का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का थीम भी देख सकते हैं। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है मिस्टर स्टीवर्ट की तरफ कि मिस्टर स्टीवर्ट और मिस्टर कार्टन जो है वो इकट्ठे बैठे ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं और जो लीगल पेपर्स होते हैं उनको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और ये दोनों इकट्ठे बैठे बात कर रहे होते हैं कि लूसी से शादी कौन करेगा, मैं करूंगा या तुम करोगे। इस बारे में इनको क्या पता है कि लूसी के साथ का रिश्ता जो है वो डार्ने के साथ फिक्स हो चुका हुआ है। मिस्टर स्टीवर्ट जो है फिर वो सोचते हैं कि मुझे मिस्टर लोरी के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए अबाउट द मैटर ऑफ लूसी। वो आते हैं, मिस्टर लोरी से बात करते हैं। मिस्टर लोरी कहते हैं कि तुम्हें मैं इस मैटर के बारे में शाम को इन्फॉर्म कर दूंगा या बाद में इन्फॉर्म कर दूंगा। मिस्टर लोरी शाम को मिस्टर स्टीवर्ट के घर पे आते हैं और बताते हैं कि हाँ, तुम्हारा जो प्रपोजल है वुड बी अनवेलकम, और दोनों इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करते। स्टोरी मिस्टर कार्टन पे शिफ्ट होती है। मिस्टर कार्टन जो है वो लूसी को अपनी फीलिंग्स बताते हैं। लूसी जो है वो एग्री नहीं करती, वो बता देती है कि यू कैन बी अ गुड मैन, तुम एक अच्छा आदमी बन सकते हो। ये क्या बात हो रही है, बेसिकली इनकी कन्वर्सेशन हो रही है अबाउट द मैटर ऑफ टू बी गुड और नॉट टू बी अ गुड मैन। वो कहता है कि मैं जब से मैनेट की फैमिली से मिला हूँ, यानी कि लूसी को बता रहा है कि मैं जब से आपकी फैमिली से मिला हूँ तो उसके बाद मेरे अंदर एक डिज़ायर पैदा हुआ, क्या है वो डिज़ायर, कि टू बी अ गुड मैन अगेन, कि दोबारा से अच्छा आदमी हो जाऊँ। लूसी जो है वो इसको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कार्टन डिक्लेयर करता है कि इट इज़ ओनली अ ड्रीम, हाउएवर हैप्पी, मैं खुश हूँ, ये सिर्फ ख्वाब ही है। तो वो ओपनली अपने हार्ट की फीलिंग्स नहीं एक्सप्लेन कर रहा, इस तरह से कर रहा है, मतलब मैं एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। और लूसी उसको कन्विंस करी कि हाँ इसमें पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ड्रीम है, लेकिन हाउएवर हैप्पी, खुश हूँ इसके अंदर। और वो कहता है जाते जाते कि मैं प्रॉमिस करता हूँ ही वुड डू एनीथिंग फॉर हर और फॉर एनी वन क्लोज टू हर, वो उसके लिए कुछ भी करेगा बट उसको खुश देखेगा। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है जेरी क्रंचर के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर चैप्टर एंड हुआ, चैप्टर 14 शुरू हुआ, द ऑनेस्ट ट्रेड मैन। आयरॉनिकल चैप्टर है। जेरी क्रंचर पे स्टोरी शिफ्ट हुई, जो कि एक स्टूड पे बैठा हुआ है फ्लीट स्ट्रीट में, टेल्सन बैंक के बिल्कुल बाहर, और रॉबर्ट क्ले को देख रहा है। इस टाइम रॉबर्ट क्ले की बेसिकली फ्यूनरल हो रही है, मर चुका हुआ बंदा। जो क्ले था ये एक ब्रिटिश स्पाई था जो कहता था मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ पेट्रियोटिज्म ही है। और जब क्ले को दफनाया जा रहा होता है तो ये बैठा उसको देख रहा होता है। फिर ये घर वापस जाता है, घर आके लेक्चर करता है, बोलता है अपनी बीवी को कि तुम दोबारा से दुआएं कर रही हो मेरे लिए, दोबारा से मेरे लिए बददुआएं कर रही हो। एनीवे सब कुछ बोल बोल के कहता है मैं फिशिंग के लिए जा रहा हूँ। निकल जाता है घर से बाहर। इसका बेटा इसके पीछे पीछे जाता है, देखता है कर क्या रहा है। इसका बाप जाता है क्ले के कफन की तरफ जाके, जब वो कफन ओपन कर रहा होता है तो इसका बेटा उसको देख रहा होता है कि सब कुछ मेरा बाप क्या कर रहा है, और देख के डर जाता है और घर आता है। ठीक है, एनी हाउ वो क्ले की ग्रेव की डिगिंग कर रहा होता है, ग्रेव खोद के उसकी बॉडी को बाहर निकाल रहा होता है। ये सीन देखता बेटा घर आके डर जाता है, नाइट मेरिश इमेजेस उसके माइंड के अंदर आते हैं। और सुबह आके, जब सुबह होती है नेक्स्ट मॉर्निंग, बेटा अपने फादर को अप्रिशिएट कर रहा होता है, कहता है व्हाट अ रिजरेक्शन मैन इज, अपने फादर को रिजरेक्शन मैन कहता है मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो अपने बाप जैसा बनूंगा। और ये लाइन जो अपने इसके बाप को बड़ा प्लीज करती है, खुश करती है। अच्छा, अब तक हम लोगों ने बुक 2 के 14 चैप्टर्स तक स्टोरी को कवर कर ली है। स्टोरी लेंथी है ज़रा, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ यहाँ पे स्टोरी को करते हैं स्टॉप, शुरू करते हैं नेक्स्ट 15 चैप्टर से 24 तक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो क्योंकि वीडियो लंबी बहुत हो रही है और टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लूँगी, यानी कि इस चैप्टर को, पार्ट 2 को। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ़ी अमान अल्लाह।